थोड़ा स्टार्ट। नमस्कार, आज मैं आपको हिंदी के लिपि के बारे में बताता हूँ। इसका पहला प्रश्न है कि हिंदी के लिपि के बारे में बताएं। तो आप जानिए, हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है, और यह देवनागरी लिपि जो है संस्कृत भाषा की भी लिपि है, उसी से हिंदी में यह लिपि आया है। तो देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या 52 है ना। इसका वर्णन मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो इसमें स्वर वर्ण 11 है, जो इस तरह से है: ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और बाकी 41 जो है व्यंजन वर्ण है। इसी में 4 संयुक्त वर्ण भी हैं और 4 अतिरिक्त या अन्य वर्ण भी हैं। अब आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि देवनागरी जो है देवों की लिपि है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न दूसरा है कि देवनागरी लिपि की विशेषता लिखिए। तो देवनागरी लिपि की विशेषता जो है बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण मैं इस प्रकार से आपको दे सकता हूं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वह जानिए कि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है या किसी भी व्यंजन के साथ लगा होता है। यदि केवल हम व्यंजन की बात करेंगे तो उसमें हलंत लगा के उसको दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि क व्यंजन की बात करेंगे तो यह अ नहीं रहेगा, केवल क में हलंत लगा रहेगा, और यदि अ लग जाएगा तो वह पूरा क हो जाएगा। क और अ मिलकर क बन जाता है। दूसरा विशेषता है कि आकार की मात्रा, दीर्घिकार की मात्रा, ओ की मात्रा, ओकार की मात्रा और औकार की मात्रा, यह जो है किसी भी व्यंजन के आगे लगता है। जैसे क में आकार, क में दीर्घिकार, क में ओकार, क में औकार। अब तीसरा विशेषता है इसका हर्षिकार। हर्षिकार की मात्रा जो है किसी वर्ण के पहले लगता है, पीछे में लगता है कि नहीं। या जैसे की लिख सकते हैं, आप दिखला सकते हैं। अब आता है चौथा विशेषता है ए और ऐ की जो मात्रा है वह जो है किसी वर्ण के ऊपर में लगता है, वह नीचे में लगता है। जैसे क में एकार, क में ऐकार, यह ऊपर व्यंजन के ऊपर में लगा हुआ है। अब पांचवा विशेषता है कि हर्षुकार की मात्रा और दुर्घुकार की मात्रा और री की मात्रा, यह तीनों जो है किसी व्यंजन के नीचे में लगता है, यह ऊपर में नहीं लगता है। जैसे आप क में देख रहे हैं, क में हर्षुकार, क में दुर्घुकार और क में री लगकर क्री हो गया है। इस तरह से इसका लगता है। अब छठा है कि जानिए र में जो हर्षुकार और दुर्घुकार की मात्रा लगेगा वह दूसरे व्यंजन की तरह नहीं, बल्कि इसमें अलग से लगता है, इसमें बीच में लगाते हैं। जैसे र में हर्षऊ ऐसे लिखेंगे, हर्षुकार ऐसे लगाएंगे, और र में दुर्घुकार इस तरह से लगाएंगे। अब अगला है सातवां विशेषता अनुस्वार का अनुनासिक या वर्ण के ऊपर लगता है ना, या किसी वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे क में अनुस्वार कंगना, च में आकार, चांद बिंदु, यह चांद हो जाता है। इस तरह से अनुस्वार लगता है। अब अगला है विसर्ग। विसर्ग जो है किसी वर्ण के आगे लगता है, बाद में लगता है, अंतिम में, है ना। जैसे प्रातः यहाँ पर देख रहे हैं, यह विसर्ग है। उसी तरह से नौवां विशेषता है कि जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है तो वह जो है संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे क में हलंत लगाकर मूर्धन स दिए तो अच्छा हो गया, त में हलंत लगाकर र दिए तो तरह हो गया, ज में य लगा दिए तो ज्ञ हो गया, तालब श में हलंत देकर र दिए तो स्र हो गया। इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब एक नया अक्षर एक नया वर्ण बनाया गया है ड और ढ में बिंदी लगाकर। यह बिंदी नीचे लगता है बिंदु, या जैसे प में जैसे पेड़ लिखे उसको र पढ़ते हैं और ढ पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, प में एक र पेड़, प ढ पढ़, इसको बड़ी र भी बहुत आदमी करता है। तो इस तरह से आपको यह देवनागरी लिपि की विशेषता जो है संक्षेप में पूरा होता है। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।